स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं जीवधारियों के बारे में। संसार में कितने भी जीवधारी हैं उनके विषय में। सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का इतना प्यार हमारे ऊपर बना, जो आपके चैनल पर इस समय 250 सब्सक्राइबर उपस्थित हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आपका प्यार दुलार हमारे ऊपर बने रहेगा और हम मिलकर के अच्छे यहाँ पर वीडियो डालेंगे और आपके ज्ञान वर्धन को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीवधारी। जीवधारी क्या है? कह सकते हैं कि ऐसे वस्तु जिनमें जीवन यापन करने की क्षमता होती है उसे जीवधारी कहते हैं। ऐसे वस्तु जिनमें जीवन यापन करने की क्षमता हो उसे क्या कहेंगे? जीवधारी कहेंगे। जैसे गाय है, जीवन यापन करने की क्षमता है, जीवधारी है। कुत्ता है, वह भी अपने जीवन को जी लेता है, इसलिए वो भी क्या है? जीवधारी है। अगर कहा जाए पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इनमें जीवन जीने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इन्हें निर्जीव कहा जाता है। लेकिन संसार में बहुत सारे जीवधारी हैं। लगभग 3.5 लाख पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, 19 लाख के आसपास आपके जंतु हैं। उन जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को एक साथ याद करना बहुत ही समस्या और चुनौती भरा काम होता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने नित नए प्रयास करके इसको छोटा कर दिया, जिससे आने वाले लोगों को बड़ी आसानी से समझाया जा सके कि जीवधारी है क्या, उनमें कितने कितने जीव पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट यह होता है कि इसमें किसी एक जीव के, किसी भी एक संघ के, किसी भी एक जगत के यदि आप सामान्य लक्षण का पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो उसमें उपस्थित 100-150 जितने भी जीव हैं, 20-20 हजार जीव, 2-2 लाख जीव, उन सभी के बारे में आसानी से आप लक्षण के आधार पर पहचान सकते हैं कि वह किस जीव के हैं, किस जीव के नहीं हैं। देखते हैं तो जीवधारी, देखिए जीवधारियों को यहाँ पर कैरोलस लीनियस ने बांटा। किसने बांटा? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। कैरोलस लीनियस एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं। ये कहाँ के हैं? स्वीडन देश के। किस देश के? स्वीडन देश के वैज्ञानिक हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने देखा कि इतने सारे जीवों को याद करने में समस्याएं हो रही हैं, तो उन्होंने सरलता के लिए, समझने के लिए उनके कैरेक्टर के आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा, जिनको एक संघ, जिनको एक फाइलम भी बता दिया गया। देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले जीवधारी क्या है तो आप समझते हैं, ऐसे वस्तु जिनमें जीवन यापन करने की क्षमता होती है उसे हम जीवधारी कहते हैं। जीवधारी के कोशिकाओं के संरचना के आधार पर अलग अलग प्रकार के जीवों को देखा, उन्हें सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड किया, जिसको कहा गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रो माने होता है पहला, और कैरियोटिक माने होता है जीव, यानी पहला जीव। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा जीव जिनके कोशिका का जो केंद्रक कण होता है वह पूर्ण विकसित है। समझने के तौर पर समझेंगे, समझने के तौर पे संसार में जितने भी जीव हैं उन्हें 2 भागों में बांटा, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। हम अधिकांश देखते हैं कोई भी जीव होता है तो उस जीव की कोशिकाएं कुछ इस प्रकार की, जिसको बोलते हैं कोशिका आवरण। एक को बोल दिया कोशिका आवरण, और इसके अंदर बहुत सारे द्रव्य भरे होते हैं, बहुत सारे द्रव्य, इसको हम बोल देंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर है कोशिका द्रव्य हो गया, और ये हो जाता है केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर एक होता है केंद्रक कला। केंद्रक कला। अब यहाँ पे कहा गया कोशिका आवरण, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और केंद्रक कला। ये केंद्रक जो होता है इस कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कैसे इनको शोषण करना है, कितना पाचन करना है, कितना खाना लेना है, कैसे इनको आगे बढ़ना है, सारी प्रक्रिया यही आपका केंद्रक इस पर करता है, क्योंकि कोशिका ही। तो
कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं की है। तो इसको यहाँ पे देखा गया कि मुख्य भाग पे होते हैं इसके कोशिका आवरण। सबसे पहले जो सुरक्षात्मक झिल्ली होती है कोशिका को एक आकार देती है, तो ये हो जाता है कोशिका आवरण। फिर दूसरा आ जाता है कोशिका द्रव। इन्हीं द्रव्यों से ही कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, खाने पीने की वस्तु मिलती है। अभी बाद में बताएंगे कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, वो कोशिका चैप्टर में आते हैं। और अगला आता है कोशिका कला, केंद्रक कला। ये हो जाता है एक प्रकार का कोशिका, और एक कोशिका ऐसा होता है उनमें ऐसे जीव द्रव्य फैले होंगे। ये हो गया कोशिका आवरण, कोशिका आवरण, और ये हो गया जीव द्रव्य। इसको कह सकते हैं जीव द्रव्य कह सकते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर है तो आप इसको कोशिका द्रव्य कहेंगे, कोशिका द्रव्य। और यह हो गया केंद्र। तो आपने देखा कोशिका आवरण यहाँ पर है, यहाँ भी है, कोशिका द्रव्य यहाँ पर है, कोशिका द्रव्य यहाँ पर है, केंद्रक है, केंद्रक यहाँ पे है। यहाँ पे ये देखा जो केंद्रक कला है यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर केंद्रक कला नहीं। जो ये केंद्रक कला होते हैं, ये जो केंद्रक कला होते हैं, ये आपके छोटे जीवों में नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं अथवा विकसित नहीं होते हैं। विकसित का मतलब है कोई चीज हो लेकिन आपको दिखाई ना दे, विकसित ना हुए हो, तो उसको हम कहेंगे अल्प विकसित। यहाँ पे ये जो आवरण है इसको पूर्ण विकसित, एक घेरा बना लिया है केंद्रक के ऊपर, जिसको हम कहेंगे पूर्ण विकसित। तो जिनका विकसित नहीं होता है उसके न्यूक्लियस भी, उसके केंद्रक भी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। और जब स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं किसी को हम बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें है केंद्रक आवरण, इसी बोल देते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल आपका हो गया। तो हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल का जो केंद्रक होता है वह पूर्ण विकसित नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो होता है वह पूर्ण विकसित होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो कोशिका का केंद्रक कला पूर्ण विकसित हो उसे कह देंगे हम प्रोकैरियोटिक। सॉरी, जिनका पूर्ण विकसित होगा उसे कह देंगे यूकैरियोटिक, जिनका पूर्ण विकसित नहीं होगा उसे कह देंगे प्रोकैरियोटिक। या समझने के तौर पर कह सकते हैं कि गलत गलत केंद्रक वाला और सही सही केंद्रक वाला। तो प्रोकैरियोटिक वाले जो कोशिकाएं होती हैं सदैव छोटे जीवों में होते हैं, सूक्ष्म जीवों में होते हैं, देखेंगे आगे। तो आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है गलत गलत केंद्रक वाला जीव, यानी ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक तो हो लेकिन केंद्रक की सुरक्षा के लिए कोई बाह्य आवरण ना हो, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का तात्पर्य यह है कि वह सूक्ष्म जीव है और उन सूक्ष्म जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप जैसे यंत्र का प्रयोग करते हैं, देखा जाए। इसीलिए इनको कहा गया अकोशिकी। आ माने अनुपस्थित, कोशिका माने कोशिका। जिनमें कोशिका बनने की प्रारंभिक स्थिति होती है या कोशिका अनुपस्थित होती है उसको हम कहते हैं अकोशिकी। जैसे इसको हमने कह दिया मोनेरा जगत। कैसा जगत? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में अगर देखा जाए उदाहरण जैसे आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे वायरस, बैक्टीरिया। वैसे वायरस जो होता है उनका शरीर प्रोटीन का बना होता है। वायरस का शरीर एक प्रकार के प्रोटीन का बना होता है। तो ये जो प्रोटीन है क्या उसमें कोशिका है? नहीं। जब कोशिका नहीं है, अनुपस्थित है, किसी को हमने बोल दिया अकोशिकीय जीव। अकोशिकीय जीव के अंतर्गत मोनेरा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें कोशिकाएं होती हैं, लेकिन मोनेरा जगत के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कोशिकाएं ना होकर के प्रोटीन होते हैं या कोशिका बनने की प्रारंभिक स्थिति दिखाई देती है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया मोनेरा। मोनेरा में बोल दिया अकोशिकीय जीव। अच्छा, ये इतना हो जाता है आपका अलग। लेकिन फिर आता है आपका यूकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है जिसके केंद्रक के ऊपर केंद्रक आवरण हो, उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक का तात्पर्य यह होता है कि जिसके अंदर सही सही केंद्रक उपस्थित हो, उसे कहेंगे यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक को हमने देखा तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दिया, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी का मतलब होता है जिनका पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हो, उसे हम एक कोशिका कहेंगे। और बहुकोशिका का मतलब यह होता है कि जिनके शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हों, उसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। जब एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित हो किसी भी जीव में, तो उसको हम कह देंगे बहुकोशिकीय। लेकिन अगर केवल एक ही जीव के अंदर एक ही कोशिका हो, एक ही कोशिका के अंतर्गत उसका श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, सारा कुछ जनन क्रिया हो रही है, उसी को हम बोल देंगे एक कोशिका। अच्छा, एक कोशिका के अंतर्गत आता है प्रोटिस्टा। प्रो माने पहला, टिस्टा माने जीव, यानी संसार का सबसे पहला जीव। अरे सर जी, आपने कहा तो पहला जीव ये है, लेकिन ये कैसे? अरे बकलोलवा, पहले क्या था कि ये जो एक कोश के जीव हुआ, इसका आविष्कार, इसका जो खोज हुआ पहले हुआ, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था। एक कार की सहायता से सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा तो सबसे पहले यही जान रहे थे कि छोटा जीव है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया तो पता चला कि अरे ये जो बकलोलवन सही बताए थे, गलत बताए थे, इससे भी छोटा जीव होता है जिसको मोनेरा वायरस और बैक्टीरिया के टाइप के होते हैं। तो पता चला कि यार इससे भी जब छोटे जीव हैं, इनको हमने कह दिया, ये को आकोशिकीय बना दिया, लेकिन ये अपने स्थान पर निश्चित है। तो आप कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव और ये कोशिका जीव के अंतर्गत आ जाएगा प्रोटोजोआ और शैवाल। क्या जाएंगे? प्रोटोजोआ और शैवाल। तो प्रोटोजोआ और शैवाल एक कोशिकीय जीव है और इनका श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि, समन्वय, नियंत्रण केवल एक ही कोशिका के अंतर्गत हो जाता है। अच्छा, बहुकोशिकीय जीव क्या है? बहुकोशिकीय माने होता ऐसे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं हों, उसे हम क्या कह देंगे? बहुकोशिकीय जीव। अच्छा, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, एक को हमने बताया यहाँ पे कोशिका भित्ति सहित, और एक होता है कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति सहित का मतलब होता है जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित हों। तो ज्यादातर आप देखते हैं कोशिका भित्ति जो होती हैं वो पेड़ पौधों के वायरी वाल पे पाई जाती है। आप देखें, पेड़वा के ऊपर का छिलका लगा हुआ था, वही छिलकवे बोला था वायु भित्ति। क्या बोला था? कोशिका की भित्ति। और कोशिका के जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती, डायरेक्ट एपिथेलियम सेल होते हैं, डायरेक्ट सेल्स होते हैं उनके अंदर, इसीलिए इनको कह दिया गया कोशिका भित्ति रहित। रहित का मतलब होता है जो चीज ना हो, और सहित का मतलब होता है जो चीज हो। तो यहाँ पे इसलिए सहित कहा गया, यहाँ पे रहित कहा गया। अच्छा, तो ये जो कोशिका भित्ति सहित है, उसमें भी देखा गया पार्टीशन करना पड़ा, क्योंकि कुछ जीव ऐसे थे जिनमें क्लोरोफिल था, कुछ जीव ऐसे थे जिनमें क्लोरोफिल नहीं था। क्लोरोफिल का है? अरे यार, क्लोरोफिल का मतलब होता है जिससे पेड़ पौधे हरे रंग के दिखाई दे। जैसे आप देखते हैं नीम का रंग कैसा दिखाई दिया? हरा। घास का रंग कैसे दिखाई दिया? हरा। धान का रंग कैसे दिखाई दिया? हरा। यानी जितने भी पौधे हरे रंग के हैं, पत्तियां हरे रंग की दिखाई दी, वो मका पाओगा क्लोरोफिल। सिंपल सी बात है, जिनमें भी हरे रंग की पत्तियां आपको दिखाई दे, आप समझ जाओ कि उनमें है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक प्रकार का लवक होता है जो पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। और एक खास बात कि यह पेड़ पौधों के भोजन बनाने में भी सहायक होते हैं। जैसे हम लोगों का खाना किचन में बन जाता है, तो वैसे ही पेड़ पौधों का खाना पेड़ पौधों के पत्तियों में बनती हैं। और जब पेड़ पौधों की पत्तियां बन गई तो पेड़ पौधों का किचन कौन है? सिंपल सी बात है, पत्तियां हैं। तो पत्तियां किचन भी मानी जाती, किसकी? पेड़ पौधों की। अच्छा, तो यहाँ पे आपने कहा क्लोरोफिल विहीन। विहीन का मतलब होता है जिनमें क्लोरोफिल ना हो। जैसे मशरूम देखे, यहाँ ये कुकुर मुत्ता बोलते हैं, उनमें आप देखते हैं कि क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए वो सफेद सफेद दिखाई देते हैं। और जब सफेद सफेद दिखाई देते हैं तो उनमें अपना भोजन बनाने की क्षमता भी नहीं होता। और जब अपने भोजन बनाने के अंदर क्षमता नहीं होता तो सीधे सीधे क्या हो जाते हैं? मृतकोषी।
मृत माने होता मरा हुआ, पोषी माने पोषण, अर्थात ऐसे जीव जो सड़े गले को भोजन के रूप में ग्रहण करे उसे क्या कह देंगे? मृत पोषी। पोषी माने पोषण, मृत माने मृत, यानी मरे हुए पेड़ पौधों या सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करें तो उसी को हम बोल देंगे मृत पोषी। मृत पोषी हो जाता है कौवा काटता, जिसको हम बोल जाते हैं फंजाई। फंजाई तो यहाँ पे आप कहते हैं, देखिए ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा अचार में फंजाई। देखिए अचार आप बढ़िया से डब्बा में भर कर रख देते हैं, खूब अमवा खूब गल जाता है तो आप दांते से काट काट के खूब खाते हैं, कहते हैं अमवा का चरवा बड़ा मस्त है। लेकिन पता है वो अमवा का चरवा बिल्कुल सड़ रहा था। इसी कारण से आप देखते हैं कि जब काफी दिनों का हो जाता है अचार, पुराना हो जाता है, तो उनमें बहुत सारे सफेद कलर के पाउडर टाइप के उसमें जम जाते हैं, कुछ जम जाते हैं। उसी जो जमे हैं पाउडर टाइप के उसी को हमने कहा कावा। या फिर आप देखते हैं टिफिन खा के रख दीजिए, लंच बॉक्स 2 दिन ना धुल दें, वैसे जूठा रहने दो। जूठे टिफिन को आप 2 दिन रखो तो उसके अंदर जब तीसरे दिन देखोगे खोलकर उसमें बहुत सारे जाले के आकार का सफेद सफेद फंगस उगे रहेंगे, जिसको हम बोल देंगे फंजाई, हिंदी में बोलेंगे कवा। तो यहाँ पे देखा गया इसमें क्लोरोफिल विहीन है, माने कि इनमें अगर क्लोरोफिल नहीं है तो जाहिर सी बात है धूप में नहीं रहती। यदि कवा का है उसको हम धूप में रख देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अचार को अगर कवा कहा गए हैं, फंगस उसमें लग गए हैं, उसको यदि हम धूप में रखते हैं तो आपके फंगस क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं एम्मा एम्मा देखा अचार गायब, अचार के फंगस गायब हो गया है। तो गायब कैसे हो गया? इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? बहुकोशिका तो हैं, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, जिसका तीव्र प्रकाश पड़ता है तो इनकी कोशिकाएं टूट जाती हैं। टूटने के बाद वही चरवा में रहता है, कहीं चले नहीं जाते हैं, भाग नहीं जाते, उसी चरवे में मिल जाता है। अच्छा, इस तरह के जीव को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल विहीन, और क्लोरोफिल विहीन को हम सीधे सीधे बोल देंगे मृत कोशी। क्या बोलेंगे? मृत कोशी। मृत कोशी का मतलब होता है सड़े गले भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव। फिर देखा गया, अब कह रहे हैं क्लोरोफिल युक्त, माने ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल पाए जाएं उसे क्या कह देंगे? क्लोरोफिल युक्त। जैसे आप कहें घास है, पुदीना है, नीम है, आम है, महुआ है, पीपल है, बरगद है, सलजम है, मूरी है, जितने भी हरी पत्तियां आपको दिखाई दे किसी भी पेड़ पौधे के, उनको हम कहेंगे क्लोरोफिल युक्त, अर्थात स्वापोषी। स्व माने होता है स्वयं, पोषी माने होता है पोषण। यानी जो जीव अपने स्वयं से अपना भोजन बना ले, अपने लिए स्वयं से जब भोजन बना ले तो उसे हम क्या कह देंगे? स्वपोषी। तो सीधे कह देंगे ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हो? स्वपोषी। अच्छा, स्वपोषी जो होते हैं उसको हम बोलते हैं पादप जगत। क्या बोलते हैं? पादप जगत। तो पादप जगत क्या है? पेड़ पौधों का ऐसा समूह जिसमें केवल पेड़ पौधों का ही अध्ययन किया जाए उसे हम बोल देंगे पादप जगत। कैसा जगत? पादप जगत। या फिर इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांट किंगडम, प्लांट्स किंगडम। ये राज्य है इसका, पादपों का। अच्छा, अगला आते हैं यहाँ पे कहते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति में हमने यह बताया कि जिसके ऊपरी सतह पर सेल्यूलोज ना हो, जिनके ऊपरी सतह पर आवरण ना हो, उसी को हमने बोल दिया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में हमने बताया था कि सेल्यूलोज होते हैं, लेकिन इसमें सेल्यूलोज नहीं होते, इसीलिए कोशिका भित्ति रहित कहा गया, अर्थात इसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती। तो कोशिका भित्ति को हम सीधे तौर पर कह देंगे जंतु जगत। जंतु जगत जैसे आप बहुत सारे जंतु देखे हैं, छोटे से लेकर के बड़े जीव, ये सभी आपके आए जाएंगे जंतु जगत। जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, एंट अमीबा, हाँ, स्पारोगायरा। फिर आगे देखते हैं, अगर कहा जाए प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, ये सभी प्रकार के संघ जितने हैं वो सभी आपके किसके अंदर आ जाएंगे? जंतु जगत के। जंतु जगत का बहुत बड़ा समूह है जिसमें 19 लाख स्वयं के जीव पाए जाते हैं। कितना? 19 लाख। अब तक जितने जीवों की खोज हुई है 19 लाख जीव इसमें मिल जाएंगे। और ये जो पादप जगत है आपका, पादप जगत के अंतर्गत 3,50,000 जीव आपको देखने को मिल जाएंगे। कितना? 3,50,000 और इधर 19 लाख।
तो 19 लाख जो जीव पाए गए इसको हम बोल देंगे एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम, एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम माने पादप जंतु जगत, और जंतु जगत में बहुत सारे जीव हैं और पादप जगत में भी कुछ कम नहीं, 3.5 लाख जीव हैं। जिसको किसने बांटा? कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने इसे बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि हमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने में पता चल गया। तो कैरोलस लीनियस ने टोटल 5 भाग में बांटा। जैसे देखते हैं, नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 कवक, नंबर 4 पादप जगत, नंबर 5 जंतु जगत। देखेंगे नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 कवक, नंबर 4 पादप जगत, नंबर 5 जंतु जगत। तो आपने कहा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत, जंतु जगत। ये कितने भाग में है? 5। जब 5 जगत में है इसको हम बोल देंगे 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण। अगर आपसे पूछेंगे कोई, हाँ तो 5 जगत वर्गीकरण को किसने बताया, तो आप क्या बताओगे? कैरोलस लीनियस। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, 5 जगत वर्गीकरण को किसने प्रतिपादित किया, तो आप बताएंगे कैरोलस लीनियस। या पूछा गया अकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं मोनेरा, और मोनेरा के अंतर्गत आ जाते हैं वायरस और बैक्टीरिया। अच्छा, कहेंगे एक कोशिकीय जीव कहेंगे प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में आपको पता है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बहुत सारे कोशिकीय जीव हैं, उसको हम बता देंगे। आप कहेंगे कि क्लोरोफिल विहीन कौन से हैं, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कवक। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिलेटेड हैं। तो आप कहेंगे कि स्वपोषी पौधे कौन हैं, तो आप बता देंगे जो पौधे हरे होते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ये भी बहुविकल्पिक बहुत पूछते हैं आपके क्वेश्चन यूपी बोर्ड में। जंतु जगत, जंतु जगत में कितने हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।